इंसान के सीखने का अमल शायद कभी नहीं रुकता। हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो एक सवाल जो मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं कि कामयाबी के लिए हमें क्या चाहिए। स्कैन सितारे के आज के गेस्ट ने मुझे इस सवाल के जवाब को सीखने में मदद दी। हम समझ सकते हैं कि शायद कामयाबी के लिए हमें एक बड़े शहर की जरूरत है, एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। बट मेरे आज के गेस्ट ने मुझे यही सिखाया कि हमें कामयाबी के लिए सिर्फ एक बड़ी सोच की जरूरत है। शहर, जगह, वक्त, हालात शायद ये मैटर नहीं करते। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं सीधा चलूंगा हमारे आज के सितारे की तरफ। उमैर यासीन, एसीए, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमैर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है इस पॉडकास्ट के लिए। और हम चाहेंगे कि आपका जो क्वालिफाई करने का जर्नी है, माशाल्लाह ड्यूरिंग आर्टिकल्स आपने क्वालिफाई किया मुल्तान के अंदर हाँ एक जी फॉर्म सर। में। मैं वर्ड छोटी फॉर्म सिर्फ इस साइज को डिपिक्ट करने के लिए नॉर्मली यूज़ करता हूँ कि एक ऐसी फॉर्म से जिससे बहुत ज़्यादा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शायद क्वालिफाई नहीं किए। बट हम जी। आगाज़ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यूजुअली जर्नी को। तो मुझे बताइएगा कि एक तो अपनी अर्ली एजुकेशन, मैट्रिक और एफएससी, और फिर डिसीजन कैसे किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करने का किसी ट्रेडिशनल कोर्स की जगह, और उसमें क्या एक पूरा जो सोच थी, क्या बैकग्राउंड था, क्या हालात थे जो अल्टीमेटली आपको सीए की तरफ लेके आए? जी। पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया पॉडकास्ट में, और ये पहली बार हो रहा है कि मैं ऐसे कोई पॉडकास्ट में आया हूँ। असल में मेरी एजुकेशन मैट्रिक किया मैंने मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो वहाँ पर भी मैंने अचीवमेंट ली, और मैं फुल फी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था वहाँ पे। नाइन्थ में मार्क्स अच्छे थे तो उसकी बेसिस पे टेंथ में मुझे स्कॉलरशिप मिली। और उसके बाद फिर मैंने इंटर स्टार्ट किया सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। वहाँ से भी मुझे फुल फी स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इंटर टेस्ट करूँ इंजीनियरिंग में, और वहाँ से फिर मैं गया एकेडमीज़, एक दो एकेडमीज़ देखी मैंने। सिटी कॉलेज की भी थी एकेडमी, उसके अलावा किप्स की थी। तो दो तीन एकेडमीज़ जब मैंने विज़िट की तो मुझे लगा कि ये नहीं है, अपने बस की नहीं है। साइंस सब्जेक्ट पढ़ना एक तो वैसे बहुत मुश्किल है, ऊपर से एंटी टेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया उन्होंने। और जिस तरह से वो टीचर समझाते हैं, मतलब एफएससी में आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जब आप इंटी टेस्ट की तरफ जाते हैं तो आप फार्मूलाज वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, और इस तरह से मतलब बहुत ही टफ हो जाता है, और बहुत ही स्पीड और क्विकली वो पढ़ा रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मैं इंटी टेस्ट कर सकता हूँ। तो उसी टाइम में मतलब सुना था सीए क्या चीज़ होती है, और सीए के बारे में काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं जब घर आ रहा था वापसी पे, तो ये 9 नंबर चौक है, यहाँ पर मैंने देखा स्कैट्स का ना बोर्ड लगा हुआ था। तो मेरे जहन में ऐसे ख्याल आया कि चलो ना सीए का मतलब पता ही कर लें, इसकी इन्फॉर्मेशन ले लें कैसे होता है, मतलब मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जी उसके बाद मैं घर गया और मैंने कहा कि मैं एकेडमी दे के आया हूँ, विज़िट किया मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सीए करूँ। तो खैर मेरे वालिद हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, चलो ठीक है तुम सीए करो। और मुझे साथ लेके गए वो आई कैप। वहाँ उन्होंने कहा जी कि आप स्कैन से कोचिंग लें पहले, क्योंकि एफएससी का रिज़ल्ट नहीं आया था अभी, तो काफ़ी टाइम था उसमें। उन्होंने कहा जी आप कोचिंग ले लें, और जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद फिर मैं स्कैन्स आया, और यहाँ पर इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि सीए एक अच्छी फील्ड है, कर सकते हैं, हो जाता है मतलब 5-6 साल में नॉर्मली इजीली हो जाता है। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिली मुझे। खैर और भी डिफरेंट फैक्टर्स थे, और जो आसपास के लोग होते हैं जैसे दोस्त वगैरह और मोहल्ले आसपास के लोग होते हैं नेबरहुड में, सब ने कहा भाई कि ये सीए नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये बहुत टफ है, बहुत टाइम लगता है, 8-10 साल तुम्हें लग जाएंगे। तो मतलब तुम क्या करोगे 8-10 साल यही करते लोगे, जॉब कैसे करोगे। तो काफ़ी लोगों ने समझाया, लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने कहा कि साइंस से बेहतर है कि मैं ये कर लूँ और हो भी जाएगा।
तो उसके बाद फिर मैंने स्कैंस में एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन करवाई और कोचिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये आपने बात कही, मेरे ध्यान में से सवाल आ गया कि काफ़ी लोग ना एक्सपर्ट बन जाते हैं। जी जी। आपके इर्द गिर्द वाली अवाम आप कह रहे थे, ओ यार तेरे तो सीए नहीं होना, बड़ी मुश्किल डिग्री है, और इस तरह की मतलब वो बातें कर रहे होते हैं। तो आप जब बंदा क्वालिफाई कर जाता है तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, मतलब उनसे कभी मुलाकात हुई है ऐसे लोगों से, या उस वक्त फिर मुलाकात कम होती है ऐसी अवाम से? नहीं, मुलाकात होती है और फिर वो पूछते हैं क्या बना तुम्हारा, तुम तो सीए कर रहे थे। तो जब मैं बताता हूँ ना कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो फिर मतलब कुछ देर के लिए तो वो रुक जाते हैं कि यार इसने सीए कर लिया। तो खैर अच्छा लगता है उनके एक्सप्रेशंस देख के, और खुशी होती है उन्हें भी कि ये बंदा जो हमारे साथ ही था और अब ये सीए कर गया, थोड़ा आगे निकल गया हमसे, लेकिन फिर भी खुश होते हैं। अच्छा, किस ईयर में आपने स्कैंस मुल्तान में एडमिशन लिया था? मैंने 2018 में, जुलाई 2018 में मैंने स्टार्ट किया स्कैंस से, और रिज़ल्ट नहीं आया तो उसका एफएससी का, तो तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, और उसके बाद फिर मैंने आई कैब में रजिस्ट्रेशन करवाई। अच्छा, जो इनिशियल हमारी स्टेज है, अब जी उसे जी। हम पीआरसी बोलते हैं, एट दैट टाइम वो एएफसी थी। ये अच्छा, तो बिल्कुल। उसका जर्नी बताओ कि वो कैसा था, और मतलब उसमें क्या कुछ चैलेंजेस थे, या एंजॉय किया मुल्तान में, क्या क्या हुआ, ये थोड़ा सा ब्रीफली बताओ। असल में जब एएफसी स्टार्ट किया तो उस वक्त ना बैच चलते थे, तो एक बैच में इनरोलमेंट मिल गई और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई। अच्छा, कुछ दिन तो ऐसे गुजरा कि बस खेलने आया यहाँ पे, जैसे वो इंटर में कॉलेज में जाते थे तो लेक्चर हो रहा है, थोड़ा बहुत सुन लिया, समझ लिया, और उसके बाद कैफेटेरिया जाते हैं, खेल रहे हैं, और इस तरह से चल रहा है। टाइम चल रहा था, 2 ढाई महीने इस तरह से गुजर गए। तो कुछ दोस्त बन गए, अब उनके साथ टाइम पास हो रहा है। गए क्लास में बैठे, थोड़ा बहुत पढ़ा और वापस आके अब खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हम यहाँ पे ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही रूटीन रही तो फिर तो सीए नहीं होता, मतलब भूल जाएंगे सीए होगा, इस तरह खेलने में लगे रहे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा और लाइब्रेरी जाके बैठना शुरू किया। शुरू में तो कुछ दिन मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, मतलब मैं एक जगह बैठ के पढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ, और बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल करके मैं बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है कि जी अब बस करें, पढ़ लिया। क्योंकि एक लाइब्रेरी में होता है ना, बिल्कुल एक वो साइलेंस होती है और हर बंदा जो आया चुप करके बैठ के पढ़ रहा है। तो उसमें तो ये है, कोई बोल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, चुप करके बैठे हैं पढ़ रहे हैं। तो खैर थोड़ी थोड़ी देर बाद कंट्रोल कर के जैसे भी था, तो जब मैंने एएफसी किया, पास किया, तो उसके बाद मुझे बहुत मोटिवेशन मिली और बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली स्टेज पहली अटैम्प्ट में पास कर चुका हूँ। और उसके बाद फिर मैंने रेगुलरली लाइब्रेरी में बैठना शुरू कर दिया। चले, अच्छा, एएफसी में सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास एंजॉय की, और सबसे मुश्किल कौन सा पेपर लगता था? एएफसी में मुझे क्यों मुश्किल लगता था थोड़ा, और उसमें स्टैट्स का पोर्शन, क्योंकि मैथ भी मुझे नहीं आती थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एफएससी तक जो है मैथ किया, फार्मूला याद करके, क्वेश्चन का सलूशन याद करके, लेकिन मेरे ख्याल है जैसे तैसे क्लास करके। एंजॉय की होगी वो हाफिज काशिफ साहब से, हाफिज अगर आप पढ़े हैं काशिफ, तो उसमें जी जी, एंजॉय जरूर किया होगा आपने उनसे पढ़ के। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत अच्छे टीचर हैं हाफिज़ काशिफ साहब, और बहुत अच्छी जो है ना, एक तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उनके साथ काफ़ी हो गई, बहुत हेल्पफुल थे। क्लासेस जब ख़त्म भी हो गई उसके बाद भी मैं लाइब्रेरी में बैठता तो मैं उनके पास जाता था, कोई भी इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैथ्स का या स्टैट का, तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वो क्लास में हैं और इनिशियल क्लास चल रही हैं, क्लासेस हैं, तो जैसे वो बच्चे को समझाया जाता है वो उस वक्त भी वैसे ही समझाते थे। और जब तक क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट ना होते, सॉल्व ना होते, वो रुके रहते और समझा के ही जाते थे नेक्स्ट माशाल्लाह, क्वेश्चन। मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो, अगर कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी एक शख्स के स्टूडेंट होंगे तो हाफिज साहब होंगे। मैंने आमतौर पे कहता हूँ कि आप 3 ज़बानों में पढ़ा लेते हैं, जी उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, और सराइकी में भी। ये उनकी एक बिल्कुल। उनका बड़ा खासा है। जी। अच्छा, वंस जब हम एएफसी से कैफ की तरफ आते हैं, अच्छा, कैफ में लेवल का बड़ा डिफरेंस है, एएफसी जी बड़ा इजी है। कुछ बच्चे इसको थोड़ा और तरीके से भी लेते हैं कि बस जैसे एएफसी अगर हो गया तो बस कैफ में भी वो एफर्ट को थोड़ा अपग्रेड नहीं करते। आपका कैफ भी मुल्तान स्कैन से ही है, यहाँ से जी। आपने सारा जर्नी किया, तो मुझे बताओ कि कैफ में एक तो क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से उनको ओवरकम किया,
और वो जर्नी ओवरऑल कैसा था? कैफ में ना एक चीज़ जो डिफरेंट हो जाती है वो स्टूडेंट के लिए ऐसे होता है कि आप पहला स्टेज अगर पास कर गए हैं तो आपको उसकी मोटिवेशन अच्छी मिलती है कि मैं पहला स्टेज पास कर गया हूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। लेकिन उसमें जब आप कोर्स कंटेंट में जाते हैं उस टाइम जैसे हमारा था कि इंट्रो टू अकाउंटिंग था, तो वो काफ़ी हमें मुश्किल हुई उसमें। और उसमें भी ज़्यादा जब मुश्किल हुई जब सर ने टेस्ट लेना शुरू किए और मॉक लिया, तो मॉक में बिल्कुल ही जो है ना लो परफॉर्मेंस थी मेरी। तो उसकी वजह से काफ़ी मुझे हुआ कि नहीं ये नहीं होगा, अकाउंटिंग तो नहीं होगा। लेकिन खैर मेहनत की। और ये है कि सर अच्छा पढ़ाते थे जो आपने चीज़। किससे पढ़ी है इंट्रो? हाफिज़ काशिफ अदील साहब। काशिफ अदील साहब से? वो तो खैर काशिफ अदील माशाल्लाह। साहब से इंट्रो भी पढ़ी है, FR1 भी और हाँ, वो FR2 तो भी। एक लेजेंड है माशाल्लाह। जी। अच्छा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वो दे रहे थे ना, कॉन्सेप्ट वो समझाते थे और उसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे ही मैंने जब प्रैक्टिस की तो अच्छा रिजल्ट आया और मैं पास कर गया। और बाकी कैफ के अंदर कहीं पे फेलियर का सामना भी किया, और अगर किया तो उसको कैसे हैंडल किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे पेपर कैफ के फर्स्ट अटैम्प्ट में हुए। दो पेपर थे जिसमें मुझे लग रहा था कि अटैम्प्ट आएगी लेकिन मैं बच गया। एक तो था इकोनॉमिक्स का, फास्ट ट्रैक में किया था और सर अकबर नूर थे। तो क्योंकि वो फास्ट ट्रैक था, टाइम बहुत लिमिटेड था, 1.5-2 महीने थे, तो जी जी। थोड़ा वो स्ट्रिक्ट भी हो जाते थे। लेकिन खैर उन्होंने बहुत एफर्ट किए। मतलब 1.5-2 महीने में उस टाइम कैफ का पेपर कम लोग ही करते थे, फास्ट ट्रैक में जाते थे। जी जी। और हमारी जो अटैम्प्ट थी क्लास में भी तकरीबन 30 to 35 स्टूडेंट्स थे, लेकिन सिर्फ 5 से 10 लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया और उसमें भी मैंने पास किया। और एक दूसरा पेपर था कॉस्ट का। मुझे कॉस्ट का पेपर ऐसे लगा कि जब मैं पेपर अटैम्प्ट करके बाहर आया तो मुझे लगा कि मुश्किल है, अगर कोई मुआजिज़ा हो गया तो कॉस्ट का पेपर पास होगा, वरना ये नहीं होता। अच्छा, कैफ के बाद जो हमारा जर्नी स्टार्ट होता है, उस दौरान एक बड़ा और इम्पोर्टेंट कोर्स है आई कैप का, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। जी। एक तो उसके बारे में बताएं, और उसने क्या हेल्प की आगे प्रोफेशन में, या अगर नहीं की तो तब भी बताएं, और वो कहाँ से किया और उसकी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ जी, PCSE का कोर्स मैंने AFC में ही किया था और स्कैंस मुल्तान से ही किया। और सर अरसलान जी आरिफ जी। आप ही थे मेंटोर हमारे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि क्लास के सामने, मतलब टीचर को तो हम देखते हैं कि जी वो सामने खड़े हैं स्टेज पे डेस्क पे और वो बोल रहे हैं, हमें लगता है बस ठीक है ऐसे ही है। लेकिन जब हम खुद सामने आके बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी एक आर्ट है। मतलब इतनी सामने ऑडियंस बैठी है, आप उनके सामने कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, पहली चीज़ जो है वो ज़रूरी है। और उसके बाद कि आप सेल्फ कंट्रोल रखते हैं अपने एक्शंस पे और किस तरह से आपने अपनी जो बात है वो डिलीवर करनी है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और जब कैफ के बाद इंटरव्यू स्टेज आया, मतलब फर्म्स में इंडक्शन वगैरह का, तो उसमें भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली उससे कि किस तरह से इंटरव्यू आपने देना है, कैसे। जैसे नॉर्मली होता है कि फर्म्स में मैनेजर वगैरह होते हैं, तो उनसे इंटरव्यू किस तरह से आप कर रहे हैं, किस तरह से कॉन्फिडेंटली बात करें। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया जाता है कि बस कोर्स आ गया, बुक्स आ गई, टीचर आ गए, अब वो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा पढ़ो के उन्होंने जैसे भी तैयारी करवाई, स्टूडेंट गया और पास हो गया। इसके अलावा कोई उस पर उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स है, उस पर काम नहीं किया जाता बिल्कुल भी। तो उसमें बहुत इशू होता है जब स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ के ही उसका सारा काम ख़त्म हो गया। हालांकि वो तो जो स्टडी है वो तो सिर्फ एक स्टेज है प्रैक्टिकल लाइफ तक जाने का। प्रैक्टिकल में तो आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है, मिलना है, उठना बैठना है, काम करना है, तो वो पब्लिक रोल जिसका अच्छा है तो वही उसमें सक्सेसफुल है। तो PCSE काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट ये करते हैं कैफ के बाद
कैफ के दौरान अब होता है बेसिकली ये। कैफ के बाद अब करें तो ज़्यादा इन बेहतर बिटवीन है। वो टाइमिंग और रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि कैफ के जी बाद फिर उनके आर्टिकल्स में उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जी आप जी। आर्टिकल हंटिंग जब कर रहे होते हैं तो फिर वो उसके साथ, तो आइडियल अब ये है करंटली कि आप पीपीई है बेसिकली, अब ये थोड़ा चेंज हो गया है, तो ये ग्रेजुएशन। मिड जी। ऑफ कैफ में थोड़ा बेहतर होता है अगर बच्चा करे। हाँ जी। अच्छा, इसमें अब जब आप आर्टिकल हंटिंग की स्टेज पे आते हैं, हम्म। आपके मुल्तान के आर्टिकल्स हैं, जी। तो ज़रा ये बताइए कि एक तो आर्टिकल हंटिंग कैसे की, डिसीजन कैसे किया कि मैंने इस फॉर्म में जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं ये देखता हूँ कई लोग डिसुएड करते हैं, एक गलत तरफ भी लेके जाते हैं, बिल्कुल। मतलब बच्चे को टाइम ज़ाया करने की तरफ भी ले जाते हैं, हालांकि हाँ जी। एक आपको अगर मुनासिब फॉर्म मिल रही है तो उसमें आर्टिकल्स करने में कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। नहीं। अब आपने बिग टेन और इस तरह की चीज़ों को नहीं देखा, तो मुझे बताइए कि वो हंटिंग का क्या प्रोसेस है और आपने किस बेसिस के ऊपर फॉर्म चूज़ की। सर कैफ के बाद जो आर्टिकल्स हंटिंग है, और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप कोई फर्म ढूंढते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। मतलब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा जब कैफ कर रहा है ना, तो वो अपने जैसे ही स्टूडेंट से वो मशवरा ले रहा होता है कि जो कैफ कर गया, जो फर्म में है, यार ये इस फर्म ठीक है, ये फर्म ठीक नहीं है, यहाँ करो आप, यहाँ ना करो। और वो जो एक उसकी एक अप्रोच बन जाती है, उसके बाद फिर वो स्टूडेंट जब जाता है आर्टिकल्स हंटिंग के लिए तो वो फॉलो कर रहा होता है, और उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत सी गलतियाँ मैंने भी की हैं, बहुत सी गलतियाँ। पहली चीज़ कि आप ये क्लियर करें कि आपने किस सिटी में आर्टिकल्स करने हैं, और इसका डिसीजन उस वक्त लें कि आप पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करें, आपके डिज़ायर्ड सिटी में कितनी फार्म्स हैं, क्यूसीआर और कैटेगरी में कितनी हैं, और कहाँ पर आप जाना चाहते हैं। हर स्टूडेंट कहता है कि जी मैं बिग फोर में जाऊँ, बिग टेन में जाऊँ, या ए बी सी कैटेगरी। मतलब अगर कोई फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहा है, अच्छा एफ टी एस है, तो वो कहता है कि जी मैं या बिग फोर में जाऊँ या ए कैटेगरी में जाऊँ। मतलब वो कहता है कि अगर ये नेमत ना मिले तो कम पे राज़ी होना ये है कि बी या सी कैटेगरी में मैं चला जाऊँ। तो मेरी मेरी भी यही सोच थी। तो कैफ़ के बाद जी मैंने कहा ये मुल्तान में नहीं करनी, क्योंकि वो बना हुआ था ये यहाँ पे सिर्फ क्यू सी आर रेटेड फार्म है, या दो तीन और फार्म्स भी हैं, पी के एफ है, या उस वक्त डिलॉयट थी, उसके बाद यूसुफ़ादी लैब और शाइन विंग भी है। तो यहाँ पे था कि जी यहाँ मार्केट बहुत लिमिटेड है, और फर्म में यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो लाहौर गया मैं, उस वक्त पोस्ट कोविड टाइम था, तो ज़्यादातर फर्म्स जो हैं वो नहीं कर रही थी, इंडक्शन नहीं कर रही थी। खैर सीवी ड्रॉप की, और यही बस जैसे होता है कि स्टूडेंट ए बी कैटेगरी में घूम फिर के, और वो कहते हैं कि जी अब मुझे यहीं से कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगा और आर्टिकल्स मिल जाएंगे मुझे यहाँ पे, और ऐसा नहीं हुआ। खैर उसके बाद भी मैं कोशिश करता रहा, लेकिन यही था कि जी मैंने या तो बिग फोर में जाना है या मैंने ए कैटेगरी में जाना है। अगर नहीं भी मिलती तो मैंने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो मैं सोच रहा था कि मैं चूज़ करूँगा और वैसे ही होगा। तो खैर वो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम भी आ गई, और उसके रिज़ल्ट के बाद फिर मैंने ट्राई की, और उसके बाद अब मैंने थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज किया कि जी सिर्फ ए कैटेगरी या बी सी के पीछे नहीं जाना। क्यू सी आर भी कुछ मैंने अप्लाई किया, क्यू सी आर फर्म्स में भी, और वहाँ से मुझे रिस्पांस भी आया, दो तीन जगह पे इंटरव्यू भी दिया मैंने। तो लेकिन जो चीज़ होती है ना, एक स्टूडेंट की जो एक साइकी बन जाती है दूसरे स्टूडेंट से मिल के या अपने जैसे ग्रुप्स में बैठ के, तो जब आपको दो तीन जगह से इंटरव्यू आते हैं ना क्यू सी आर से, तो आपको लगता है नहीं यार अब क्यू सी आर से इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू कॉल आ गया, तो अब मुझे जो है ना बी कैटेगरी या सी कैटेगरी से भी इंटरव्यू की कॉल आएगी, और अब मेरे चांस बहुत ज़्यादा हो गए। तो खैर यही सोच थी। और मुल्तान में उस वक्त भी मैंने अप्लाई नहीं किया था, किसी में अप्लाई ही नहीं किया था। तो जब मैंने दो तीन जगह इंटरव्यू दिया क्यू सी आर फर्म में, फिर एक दोस्त थे, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि अगर तुम क्यू सी आर में ही कर रहे हो तो मुल्तान में भी अप्लाई कर लो, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर कहीं पे इंडक्शन हो जाती है, होम टाउन सिटी है, तो तुम्हें ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगी रीलोकेशन में, या हॉस्टल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होगी, और तुम्हें एक अच्छा टाइम मिलेगा स्टडी के लिए। तो फिर मैंने मुल्तान में भी अप्लाई किया, और गाज़ी एंड को
इसका नाम बहुत अच्छा सुना था मैंने कि यूनुस गाजी साहब हैं, काफ़ी पुराने सीए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ अप्लाई किया और 2-3 बार सीवी ड्रॉप की, फिर उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू वगैरह हुआ और उसके बाद सिलेक्शन हो गई। अच्छा, अब ये बताओ कि जब आप जैसे गाजियन को मुल्तान में एक पुरानी फॉर्म है, जी। जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं बाहर दूसरे शहरों से, मतलब वो शायद उन्होंने तो नाम ना सुना हो, लेकिन मुल्तान में प्रोफेशन में तो हम सब नहीं सुना हुआ है। तो जब हम इस तरह की एक फॉर्म में जाते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपको शायद मल्टीपल जगहों पे काम करने का मौका मिलता है, टैक्स में भी, ऑडिट में भी। इसको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताओ। सर अगर आप ये समझें ना कि मैं QCR फर्म में आ गया हूँ तो अब मेरी एक लिमिटेड अप्रोच होगी, क्योंकि जाहिर है आपका जो माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग ही आप रिएक्ट करते हैं। QCR फर्म का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको एक डिपार्टमेंट में नहीं रखा जाता। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे दोस्त हैं, फेलोज़ हैं, वो डिफरेंट फर्म्स में हैं, बिग फोर में भी हैं, अच्छी फर्म्स में, मतलब अच्छी जैसे स्टूडेंट की एक सोच है उस जी हिसाब जी। से। तो वो उनसे मिलें तो वो कहते हैं कि कोई कहता है कि जी मैं ऑडिट में हूँ, तो सिर्फ उसको ऑडिट का पता है, उसको ये नहीं पता कि टैक्स का काम कैसे होना है, रिटर्न फाइलिंग कैसे है, या आप कंपनीज़ की एनुअल रिटर्न्स कर रहे हैं वो कैसे होगी, SECP कंप्लाइंस, ये मतलब ये चीज़ें उन्हें पता ही नहीं होती। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो QCR फर्म में आपको हर तरह का एक्सपोजर मिलेगा, आपकी अप्रोच डेवलप होगी कि आप मल्टीटास्किंग कैसे करें और डिफरेंट असाइनमेंट्स कैसे करें। मतलब आप ऑडिट भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप टैक्स का काम भी कर रहे हैं, और जब फाइलिंग सीज़न आता है तो SECP की वो कंपनीज़ की रिटर्न वो भी आप कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट असाइनमेंट्स कर रहे हैं आप। और इसमें जो एक अच्छी चीज़ होती है कि QCR फर्म्स मोस्टली ऐसी हैं जहाँ पर टाइमिंग स्ट्रिक्ट नहीं है, लेट सीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट को अच्छा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और अगर स्टूडेंट यूटिलाइज़ करे इस टाइम को तो आपके क्वालिफाई करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि आपकी जो ऑब्वियसली गाजियन को में रह के क्वालिफाई करना, जी जी। इसकी एफर्ट एक बड़ी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते जो क्वालिफाई कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो लोग ही फर्म में कम होते हैं। मुल्तान में रह के माशाल्लाह आपने पूरा ये जर्नी अपना जो है मुकम्मल किया है। तो ये बताइएगा कि फाइनल्स को कैसे मैनेज किया ड्यूरिंग आर्टिकल्स, फिर काम भी है और साथ आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उसके चैलेंजेस और क्या स्ट्रेटजीज हैं बाकी लोग जो आपको सुन रहे हैं कि माशाल्लाह वो भी आर्टिकल्स के दौरान ही क्वालिफाई कर जाए। सर इसमें जो पहली चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी सोच, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्वालिफाई के आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो पहली चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहें। छोटी फर्म से बाकी बहुत चैलेंजेस होते हैं। एक तो जो चीज़ यहाँ पे डिफरेंट थी वो ये थी कि सीनियर्स थे या जो पहले से सीनियर होके गुजरे हैं, तो उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि रेगुलरली स्टडी कर रहा हो या उसकी स्टडी अप्रोच हो, पढ़ रहा हो। जैसे होते हैं ना, आप फर्म में जाते हैं कि जूनियर गया तो उसको सीनियर जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि जी आप इस तरह से पढ़ें, ये सब्जेक्ट लें, और काम भी कर रहे हैं तो इस तरह से जो है वर्क लाइफ बैलेंस है या स्टडी है उसको बैलेंस करना है आपने। तो वो चीज़ जो है वो नहीं थी। मेरे सीनियर जो थे उनकी अप्रोच ये थी कि हम काम करने आते हैं तो काम करना चाहिए, पढ़ भी लेंगे, टाइम मिला तो, अभी हमें टाइम नहीं मिलता, और इस तरह से मतलब उनकी एक साइकी बनी हुई थी। तो यहाँ पर मुझे इशू पहला यही हुआ कि अब मैं कैसे पढूं। शुरू के दिनों में तो होता है जैसे नॉर्मली स्टूडेंट जाता है तो फर्म में उसको ज़्यादा काम नहीं दिया जाता, लेट सीटिंग नहीं होती, और मतलब वो टाइम पे फ्री हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे अच्छा टाइम मिला स्टार्ट में, एक यूँ कहने के एक बूस्टर मिला कि मैं घर जाके सुकून से बैठ के मैंने स्टडी प्लान की, और मैंने सोचा जी मैंने 4 पेपर करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, और अब मैं पढ़ रहा हूँ, फर्म भी जाता था, और फर्म से वापस आके 5 बजे छुट्टी हुई तो मैं 5:15 5:30 घर आ जाता था, और तकरीबन मैं 6 बजे पढ़ने बैठ जाता था।
तो 6 से तकरीबन 10, 11, कभी कभी 12 बजे तक भी मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ। मतलब नमाज का ब्रेक हो गया या खाने का ब्रेक हो गया, इसके अलावा मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टडी की। और उसके बाद कुछ टाइम बाद फर्म में सीनियर बन गया मैं। तो उसका फिर ये हुआ कि अब जाहिर है अब सीनियर हैं तो आपको काम भी करना पड़ेगा, लेट सिटिंग भी करनी पड़ेगी। तो लेट सिटिंग स्टार्ट हो गई। और अब जी क्या हो रहा है कि जी हफ्ते में अगर 6 दिन फर्म जाते हैं तो 3 दिन 4 दिन लेट सिटिंग हो रही है। 7-8 बजे छुट्टी होती है और उसके बाद आप 8 बजे छुट्टी हो, आप जाएं तो क्या एनर्जी बची है। लेकिन मैंने जो सोचा था कि जी मैंने क्वालिफाई करना है, विद इन आर्टिकल्स करना है और लाजमी करना है। तो उसके ये हुआ कि मैं 8 बजे जा रहा हूँ, मैं 10 बजे जा रहा हूँ, मैं जब भी जाऊँ घर, और मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा फिर भी पढ़ना है। कोई एक सब्जेक्ट मैंने 1-1.5 घंटा लाजमी पढ़ना है। मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं एक लेक्चर, कम अज़ कम एक लेक्चर तो मैं लूँगा। ये ऐसी रूटीन मैंने बनाई। और उसके बाद जब भी कोई क्लाइंट पे जाते थे, क्लाइंट पे जा रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जी स्टूडेंट जब क्लाइंट पे जाता है ना, तो वो कहता है जी थोड़े दिन मैं घूम फिर लूँ, फर्म की रूटीन से मुझे आज़ादी मिल गई है, लेट सीटिंग ख़त्म हो गई है, यहाँ पे लेट सीटिंग नहीं है, तो अब नए शहर में आए हैं, घूम फिर लेते हैं। तो इधर उधर उधर खाने खा लिए और अच्छा इंजॉयमेंट की। तो ये चीज़ मैंने नहीं सोची, क्योंकि मेरा जो मोटो था वो सिर्फ था क्वालिफ़िकेशन, और इसी पे फोकस किया मैंने। चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं क्लाइंट पे हूँ, रूटीन मेरी सेम है। काम से फारिग होने के बाद, वापस आने के बाद रूम में आके सिर्फ मैंने पढ़ना है। अपनी वही रूटीन 10-11 बजे तक, मैंने 6 बजे से 10-11-12 बजे तक पढ़ना है। डिफरेंट सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट की मैंने तैयारी की थी। और पहली अटैम्प्ट जब मैंने दी तो थोड़ा सा उसमें ये हुआ कि जी एग्ज़ाम करीब थे। तो ये होता है कि जी स्टूडेंट सोच रहा होता है मुझे पहली अटैम्प्ट में छुट्टियां ज़्यादा मिलनी चाहिए। बहुत सी फर्म्स हैं वहाँ पे पर पेपर मिल जाती हैं, तकरीबन 15 छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो अगर वो 4 पेपर दे रहा है उसको 2-2 महीने की छुट्टियाँ भी मिलती हैं। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि जी मुझे कहा गया आपको छुट्टियाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि अब आप सीनियर हैं और आपने काम करना है। काम का लोड ज़्यादा है। तो काम तो ज़रूरी है, और क्वालिफाई तो आपने करना है, वो हो जाएगा। पेपर आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप हो जाएगा, टेंशन ना लें आप और काम करें। तो खैर उसमें छुट्टियां कम मिली मुझे। और पहले लेकिन फिर भी मेरे 2 पेपर पास हो गए और 2 पेपर रह गए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। तो जब 2 पेपर पास हुए तो मेरे जो मैनेजर हैं बहुत खुश हो गए कि जी लड़के ने कुछ कर लिया। क्योंकि उस टाइम जब मैंने पेपर दिए तब भी मेरी फर्म में सिर्फ 2 सीनियर थे मेरे, जो कि अटैम्प्ट दे रहे थे। और वो भी सिर्फ दे ही रहे थे, अटैम्प्ट दे रहे थे। मतलब वो बंदा होता है ना, कहता है यार ये देखो हमारा जूनियर पढ़ता है, तो ये ना हो कि जी ये अब पढ़ रहे और अटैम्प्ट दे तो पास हो जाए और हम यहीं रह जाएं। तो वो इस बहाने से ही अटैम्प्ट दे रहे थे। जैसे ही 2 पेपर पास हुए तो मैनेजर काफ़ी खुश हुए कि जी अब ये लड़के ने कुछ किया। तो अब जो है मेरा जो था क्या कहते हैं रैंक है फर्म में चेंज होगा। अब मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट करने लगे कि जी अब लड़का पढ़ने लग गया और हमें लगता है कि ये क्वालिफाई करेगा। मेरे सीनियर भी थे, उन्होंने भी देखा कि अब हमारा जूनियर पढ़ रहा है, पेपर पास कर रहा है, तो हमें भी करने चाहिए। तो इस तरह से एक इन्वायरमेंट बना, स्टडी इन्वायरमेंट बना। और हमने कोशिश की नेक्स्ट टर्म में 12 मुझे छुट्टियां भी अच्छी खासी मिली, क्योंकि अब फर्म ने भी फैसिलिटेट किया मुझे। तो दूसरी अटैम्प्ट में मेरे 3 पेपर हुए और उसके बाद 3rd अटैम्प्ट 4th अटैम्प्ट में मैंने CA कर लिया कंप्लीट। अच्छा, इसमें यूजुअली तो मैं अगला सवाल करने से पहले जो आमतौर पे मैं करता हूँ, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा जो लोग सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, कि देखिए इसमें बड़ी एक ज़बरदस्त लर्निंग है कि आप अपनी एफर्ट से हालात को तब्दील करते हैं, नेगेटिविटी नहीं लेके आते। आमतौर पे मुझे बच्चे आगे बताते जी फर्म में ये है। देखिए फर्म में शायद पहले इस वजह से टाइम नहीं दे रहा था क्योंकि उनको लग रहा होगा पता नहीं यार सीरियसली लोग तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं। जैसे ही वो कामयाब हुए, अल्लाह मियां ने उनके हक में हालात और बेहतर कर दिए। तो अगर आप किसी भी काम के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो एफर्ट को जारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा उमैर, अब ज़रा उस दिन की तरफ लेके चलो
जिसके लिए हम सब एफर्ट कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है उस दिन का एक एक लम्हा इंसान कभी नहीं भूलता सारी ज़िंदगी। जब क्वालिफाई किया तो वो जो 24 घंटे या वो जो पूरा टाइम था, फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, फर्म में, दोस्तों में, और पता कैसे चला, ये सारा ज़रा बताओ। सर क्वालिफाई जिस दिन किया, रिजल्ट के दिन, अच्छा हमारी फर्म में यह था कि हमारे जो पार्टनर थे ना, और उनकी सोच भी थोड़ी सी वैसे हो गई थी, क्योंकि जाहिर है अब आपके पास स्टूडेंट आते हैं और कोई स्टूडेंट ना वो कोई पेपर अटैम्प्ट करता है, और जो पेपर अटैम्प्ट करता है वो भी पास नहीं करता, और इस तरह से चल रहा होता है। तो आप भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं कि जब बच्चे करते ही नहीं हैं, तो मैं उनको क्या बार बार पकड़ पकड़ के तो नहीं करवा सकते ना। पार्टनर है, जाहिर है वो कह सकते हैं कि आप पढ़ा करें घर जाके, और इस तरह से। तो जब मेरे पेपर थोड़े पास हुए और फर्म में बाकी लोगों के भी पेपर पास होने लगे, तो पार्टनर की भी थोड़ी जो है ना इंटरेक्शन अच्छी होगी, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि अब पूछते थे कि जी अब अटैम्प्ट कौन पेपर दे रहा है, कितने पेपर दे रहा है, कितने पास हो गए। रिज़ल्ट के दिन वो बुलाते थे, पूछते थे। तो जिस दिन मेरा रिज़ल्ट था, अच्छा उस दिन मेरे साथ ये हुआ कि रिज़ल्ट का जो एसएमएस था वो मेरे पास स्पैम में चला गया। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा मेरा रिज़ल्ट ही रुक गया। तो खैर मैं फर्म आया, तो अब जो मेरे जूनियर थे, कलीग थे, तो सारे मुझे मिल रहे हैं कि जी मुबारक हो, आप क्वालिफाई कर गए हैं। फिर मुझे पता चला कि जी मेरा पेपर पास हो गया। एक पेपर रहता था मेरा लास्ट टाइम में MSA 2 का। ठीक है। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई रिज़ल्ट सुन के। फिर मैंने रिज़ल्ट चेक किया और काफ़ी खुशी हुई, घर बताया मैंने, और सभी लोग खुश थे। फिर पार्टनर भी आ गए, तो आते ही उन्होंने मुझे बुलाया, पूछा रिज़ल्ट का। मैंने बताया, तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो अलग ही थी, बहुत खुश थे। और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप मेरी फर्म में पहले स्टूडेंट हैं जिसने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया, और इतना ड्यूरेशन जिसका रहता है। तो 40-42 साल हो गए फर्म को, लेकिन मैं पहला स्टूडेंट था, और इस बात पे वो बहुत खुश थे, और अभी भी हैं। जब भी कोई गैदरिंग होती है, कोई उनसे मिलने आता है, आई कैप से कोई नॉमिनी होता है, या कोई होते हैं, आई कैप से भी आते हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो गाजी साहब जो हैं उनको बहुत खुश होके और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये मेरी फर्म का पहला स्टूडेंट है जिसने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया, और अभी इसके आर्टिकल्स इतने 6-7 महीने के आर्टिकल्स अभी रहते भी थे। तो बहुत खुश होते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, फैमिली वाले भी बहुत खुश होते हैं, और एक जैसे कहते हैं ना, एक बंदे की इज़्ज़त बढ़ जाती है। अच्छा ये बताओ, ये जो कामयाबी है इसके बाद क्या क्या तब्दील होता है, लोगों का रवैया, इर्द गिर्द, ये थोड़ा बताओ। हाँ जी, ऐसे ही है कि अगर आप कैफ के बाद देखें तो आपको समझा जाता है कि ये अभी स्ट्रगलिंग स्टेज में है। तो लोग मिलेंगे, आपसे पूछेंगे हाँ भाई क्या बना, तुम तो सीए कर रहे थे, फिर हुआ नहीं हुआ, मतलब वो थोड़ा सा एक मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिसिप्लिन में होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं। तो अभी उनके जहन में वही मिथ होती है कि ये सीए नहीं होगा, और ये तो हमारा ही जो फेलो था, दोस्त था हमारा, हमारी तरह एवरेज था, तो अभी तक ये जो है ना ऐसे घूम फिर रहा हुआ, तो इसके मज़े लेते हैं, पूछते हैं। और जब उनको पता चलता है नहीं अभी कर रहा है, तो उनको थोड़ा सुकून भी मिलता है, और आपकी इज़्ज़त भी उतनी नहीं होती। लेकिन जब आप कहीं जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब इसने सीए क्वालिफाई कर लिया, तो अटेंशन भी चेंज हो जाती है, और जो एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है वो भी अप हो जाता है। अच्छा उसमें अब ये बताओ कि आपने मुल्तान में अपना पूरा जर्नी किया है, कैफ भी यहाँ से किया है, जी। तो आप क्यों नहीं चले गए कैफ के दौरान लाहौर, और कैसा तजुर्बा रहा मुल्तान में फैकल्टी के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से, और क्या रिकमेंड करेंगे आप एक बच्चा जो जनूबी पंजाब में कहीं पे है, उसको क्या मुल्तान से ही करना चाहिए या उसको कहीं मूव कर जाना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर इसमें तो मैं कहूँगा कि जगह ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए कि मैं जो घर बैठ के नहीं पढ़ता था, मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लग गया, फाइनल में मैं घर बैठ के पढ़ रहा हूँ। जो बंदा घर बैठ के आधा घंटा भी नहीं पढ़ता था, वो अब घंटों बैठ के घर पढ़ सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए जगह ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं,
और जहाँ तक बात है कि स्कैंस मुल्तान या आप लाहौर जाएं, वहाँ स्कैंस लाहौर भी है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं कि आप वहाँ से कर लें, स्कैंस मुल्तान से क्यों करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो टीचर्स का होता है। आपको जिस टीचर की समझ आती है, जिस टीचर से आपको लगता है कि जी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है, इनका जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का स्टाइल है, जो जिस तरह से ये मुझे पढ़ा रहे हैं मुझे समझ आ रही है, मेरे लिए ठीक है, तो आप वहीं से ही पढ़ें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी अगर आपको यहाँ पर अटैम्प्ट लग गई है मतलब स्कैंस मुल्तान में पढ़ते हुए, और आप कहें जी अब मैं लाहौर चला जाऊँगा वहाँ से पढ़ूँगा तो मुझे अटैम्प्ट नहीं लगेगी, मैं सारे पेपर पास कर लूँगा। तो ये सिर्फ आपकी सोच ही है। अगर आप अगर कहीं भी नहीं पढ़ रहे तो आप पास कर ही नहीं सकते। ज़रूरी ये है कि आप पढ़ें, जगह ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि स्कैंस मुल्तान में टीचर अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मैं फ़ाइनल में भी पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर जो अप्रोच होती है टीचर्स की, ख़ास तौर पे सर आपकी अरसलान आरिफ साहब और सर काशिफ़ अदील बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं। अच्छा मैर, अब ज़रा इसको लाइट तरफ लेके जाते हैं। बड़ी हमने हैवी डिस्कशन की है। अब मैं एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है, मैं आपके सामने एक वर्ड रखूँगा, आपके जहन में जो पहली चीज़ आती है उस वर्ड के हवाले से आपने वो फ़ौरन कर देनी है। कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करें। ठीक है सर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सीए। सीए सर, आपके पाकिस्तान में देखें तो यूँ कह लें कि अगर आपने एक आसान एजुकेशन की तरफ जाना है तो आप सीए की तरफ जाएं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन इसके बाद की आसानी उन फील्ड्स के बाद की मुश्किल से बेहतर है। बहुत बेहतर। आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप बहुत मुश्किल चीज़ है। मैनेजर। मैनेजर अच्छा मिल जाए तो आपके लिए फर्म जन्नत है, और अगर अच्छा ना हो तो फिर आप समझ लें कि आपका क़यामत से पहले का हिसाब किताब शुरू हो गया। FR1। FR1 अगर बंदा पढ़ ले तो FR2 भी बहुत इजी है। और उसके बाद जो फाइनल के सब्जेक्ट है, ख़ासतौर पे AFA अकाउंटिंग जो है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कॉस्ट। कॉस्टिंग कॉस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हमारे सीए में सिर्फ कैफ में एक पहले कॉस्टिंग था, अब MFA हो गया, और BFD भी अब पढ़ाया जा रहा था। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कॉस्टिंग मैनेजर ज़्यादा हेल्पफुल है सिर्फ अकाउंटिंग मैनेजर से। टैक्स वर्सेस ऑडिट। ऑडिट बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन टैक्स जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है पाकिस्तान में, और टैक्स मैनेजर की डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑडिट। मुल्तान। मुल्तान अच्छा शहर है, बस यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा है, और आप जैसे अच्छे टीचर भी हैं। स्कैंस मुल्तान। स्कैंस मुल्तान, अगर आप सीए करना चाहते हैं, जनूबी पंजाब में हैं, तो स्कैंस मुल्तान आपके लिए बेस्ट है। अच्छा मैं एक फाइनल जो मेरा क्वेश्चन होता है, आपको जो लोग देख रहे हैं, बच्चे और स्टूडेंट्स जो अभी कर रहे हैं सीए का जर्नी या ACCA का जर्नी, अगर बड़े सिंपल मुख्तसरन आप उनको बताना चाहें कि क्या की चीज़ें हैं जिनको फॉलो करें तो वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं, और अगर कुछ अवॉइड करना है स्पेसिफिकली तो वो भी अगर आप उनको बताना चाहें तो स्टेज इज़ योर्स। सर, पहली चीज़ जो है कि अगर आप सीए स्टार्ट करने का आपने सोच ही लिया, तो आप ये सोचें कि आपने इसको एंड करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डिसिप्लिन रहें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एक जो कहते हैं कि उसको एक्टिविटीज़ हैं या रूटीन है उसको मैनेज करें। ऐसे नहीं है कि आप सुबह उठ के प्लान कर रहे हैं कि आज मैंने क्या करना है। आप शाम को या रात को प्लान करें कि आपने कल क्या करना है। जो बंदा प्लानिंग पहले करता है वो एक्शन अच्छा करता है, और जो बंदा काम के टाइम पे बैठ के प्लानिंग कर रहा है वो बंदा फिर काम नहीं करता। तो पहली चीज़ ये है कि आप एक तो अपने जो माइंडसेट है वो डेवलप करें कि मैंने सीए करना है। दूसरी चीज़, आप पढ़ें।
फर्म के साथ मैनेज करें, आर्टिकल्स में तो फर्म के साथ आप मैनेज करें। लेट सीटिंग भी होती है, जाहिर है फर्म का काम है वो तो करना होता है। अब वो फर्म वाले ये तो नहीं कहेंगे जी आप हमारा काम बिल्कुल ही छोड़ दें और आप बैठ के पढ़ते रहें, यहाँ पे हमने लाइब्रेरी बना दी है जैसे। तो खैर मैनेज करना होता है और आप मैनेज करें, और इसके साथ साथ यह है कि आप अपने साथ कम्युनिटी को डेवलप करें। अगर आप फर्म में हैं तो आप अपने जूनियर्स को, अपने जो कलीग्स हैं उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। अगर वो आपसे पीछे हैं सीए में तो आप उनको साथ लेकर चलें, आगे चलें, मोटिवेट करें। ज़्यादा इसमें कुछ एफर्ट नहीं होती। अगर आप सिर्फ बातों से ही उनको आप अगर हौसला दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में करें तो आप डेली पढ़ें। रिज़ल्ट के बाद फर्स्ट वीक में ही आप लेक्चर ना लें, आप पेपर देने के बाद फर्स्ट वीक में लेक्चर लें। डेली पढ़ें और कोशिश करें कि आप डेली प्रैक्टिस भी करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लेक्चर लेते रहें और उसके बाद अब लेक्चर ख़त्म हो गए हैं तो जी अब मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप डेली लेक्चर लें, डेली प्रैक्टिस करें। और उसके बाद चौथी चीज़ ये है कि आप जब एग्ज़ाम लीव लेते हैं तो उसको वेस्ट ना करें। कुछ दोस्तों को देखा मैंने, वो एग्ज़ाम लीव लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि जी अब फर्म से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गई है तो आराम भी करते हैं और अपने स्टाइल में पढ़ते भी हैं। वो फिर ऐसे होता है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं और पढ़ते कम है। तो वो एफिशिएंसी लूज़ नहीं करनी आपने। एग्ज़ाम लीव लें तो सिर्फ पढ़ाई करें। और पांचवी चीज़ यह है कि आपको सीए में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे फ़ाइनल में। ऐसा ना समझें कि आप मैं एक सब्जेक्ट में कोई 100, 150, 200 सवाल मैं प्रैक्टिस करूँगा, क्वेश्चन कर लूँगा तो मुझे समझ आएगी। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ना कि क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस की। थोड़ी प्रैक्टिस करें लेकिन आप की कॉन्सेप्ट को, जो बिहाइंड द सिनेरियो जो भी आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उसको ग्रिप करें। आप सिर्फ आई के पास पेपर भी कर लें तो वो भी इनफ है। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं देखते, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आता आपको, तो आप 200 पेजेस की एक बुक ले लें, उसको सारा प्रैक्टिस करें, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ना ज़रूरी है, एक अप्रोच के साथ, माइंडसेट के साथ। और ख़ास तौर पे आप कोई भी टीचर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई टीचर आपको सही नहीं पढ़ाता या वो एफ़र्ट नहीं कर रहे होते। टीचर्स हमेशा एफ़र्ट करते हैं और आपको जिस भी टीचर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जिसका लगता है आपको वो आपको अच्छा पढ़ाता है, तो आप उस टीचर की गाइडलाइंस को लाजमी फ़ॉलो करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप कहें जी मैंने तो सर से लेक्चर ले लेने हैं और सर जैसे कह रहे हैं नोट्स बना लें या जिस तरह से वो कह रहे हैं पढ़ें, उसको इग्नोर करो, मैं अपने तरीके से पढ़ूंगा और मैं अपने साइकी में ठीक चलता हूँ, मुझे सिर्फ लेक्चर्स की ज़रूरत होती और टीचर से वो मैं ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना आपने टीचर की गाइडलाइन को फॉलो करना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको पढ़ाएंगे कुछ और बताएंगे कुछ, वो आपको उसी से ही रेलिवेंट आपको गाइड भी करेंगे। और अगर आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें आपको खुद भी श्योरिटी ना हो कि ये काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उमैर, आपने टाइम दिया और ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। आई होप के लोग आपके जर्नी से इंस्पायर्ड होंगे और हम फ्यूचर में दोबारा भी ज़रूर मिलेंगे और आपका जो तजुर्बा आप इंशाल्लाह इंक्रीज़ करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, हम उससे दोबारा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट उमैर। थैंक यू सर। थैंक यू।